जय हिंद। पांड्यास, चोलास और चेरास के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान आर्ट एंड क्राफ्ट की सिचुएशन क्या रही और ट्रेड एंड टाउन्स की कहानी क्या रही। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो ये जो पोस्ट मॉडर्न एज देखने को मिलती है, इस पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान शाकास से लेकर कुशांस तक, कुशांस से लेकर सतवानास तक और सतवानास से लेकर पांड्यास, चोलास और चेरास तक, पोस्ट मॉडर्न एज इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग पीरियड इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के अंदर पोस्ट मॉडर्न एज इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग पीरियड। इस पीरियड के दौरान क्राफ्ट एंड कॉमर्स जो है वो ट्रिमेंडसली ग्रो करेंगे, वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज करेंगे। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है वेरियस सोर्सेज के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्स्ट है दिगा निकाया। ये जो दिगा निकाया नाम का टेक्स्ट है, ये बिलोंग करता है प्री मॉडर्न टाइम्स को। और ये जो दिगा निकाया नाम का टेक्स्ट है, इसमें बात की गई है लगभग 2 डजन ऑक्यूपेशंस के बारे में। ये जो दिगा निकाया नाम का टेक्स्ट है, इसमें बात की गई है लगभग 24 ऑक्यूपेशंस के बारे में, या फिर ये कहें कि इसमें बात की गई है लगभग 24 क्राफ्ट्स के बारे में। लेकिन फिर एक और टेक्स्ट है महावास्तु, और ये जो महावास्तु नाम का टेक्स्ट है, ये बिलोंग करता है पोस्ट मॉडर्न एज को। और ये जो महावास्तु नाम का टेक्स्ट है, इसमें बात की गई है लगभग 36 काइंड्स ऑफ वर्कर्स के बारे में। विच मीन्स कि पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान जो क्राफ्ट है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो क्राफ्ट है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्री मॉडर्न टाइम्स के अंदर मेंशन किए गए थे लगभग 24 ऑक्यूपेशंस, लेकिन पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान लगभग 36 काइंड्स ऑफ वर्कर्स का, या फिर ये कहें कि 36 काइंड्स ऑफ क्राफ्ट्स का मेंशन देखने को मिलता है। और ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस फेज के दौरान क्राफ्ट जो है वो ट्रिमेंडसली ग्रो कर रही थी। इनफैक्ट एक और टेक्स्ट है मिलिंद पनाहो, और ये जो मिलिंद पनाहो नाम का टेक्स्ट है, इसमें बात की गई है 75 ऑक्यूपेशंस के बारे में। और इन 75 ऑक्यूपेशंस में से लगभग 60 क्राफ्ट्स हुआ करती थी। तो ये भी क्या दिखाता है? ये भी दिखाता है कि इस फेज के दौरान जो क्राफ्ट है वो ट्रिमेंडसली ग्रो कर रही थी, जो क्राफ्ट है वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर रही थी। और ये जो जानकारी है, इस जानकारी को सप्लीमेंट करता है एक तमिल टेक्स्ट। और ये जो तमिल टेक्स्ट है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में द गार्लैंड ऑफ मदुरई बुलाया जाता है। तो ये जो वेरियस टेक्स्ट हैं, ये बताते हैं कि ये जो पोस्ट मॉडर्न एज है, इस पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान जो क्राफ्ट है वो ट्रिमेंडसली ग्रो कर रही थी, जो क्राफ्ट है वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर रही थी। और इस फेज के दौरान जो लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन हुआ करता था, वो भी बहुत हाई हुआ करता था। जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे वो हाई लेवल के स्पेशलाइज्ड लोग हुआ करते थे। इनफैक्ट इस फेज के दौरान जो आयरन वर्क्स देखने को मिलते हैं, वो आयरन वर्क्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हुआ करते थे। आयरन वर्क्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हुआ करते थे। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तेलंगाना वाले रीजन में करीमनगर और नलगोंडा नाम की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करीमनगर और नलगोंडा नाम की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर जो एक्सकेवेशंस किए गए हैं, वो दिखाते हैं कि इस फेज के दौरान जो आयरन वर्क्स हुआ करते थे वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हुआ करते थे। इनफैक्ट इस फेज के दौरान, पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान, जो इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हुआ करती थी, स्पेशली इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो कटलरी का कामकाज देखने को मिलता था, वो कटलरी जो है वो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में बड़ा हाई डिमांड में रहा करती थी। तो हमारी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हुआ करती थी वो भी ट्रिमेंडसली ग्रो कर रही थी इस फेज के दौरान। मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती थी कई सारी चीजों की, जैसे टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती थी, सिल्क वीविंग देखने को मिलती थी, आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती थी, लग्जरी आर्टिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती थी, हैंडीक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती थी, और टेराकोटा फिगराइंस की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती थी। तो इस फेज के दौरान मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी रैपिडली प्रोग्रेस करेगी। वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडस्ट्री हुआ करती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस फेज में जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी वो बड़ी ही प्रोमिनेंट, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हुआ करती थी।
मथुरा के अंदर एक बड़ा ही फेमस स्पेशल टाइप का क्लोथ देखने को मिलता था। और ये जो स्पेशल टाइप का क्लोथ देखने को मिलता था, इसको शतका बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? शतका बुलाया जाता था। तो मथुरा के अंदर एक बड़ा ही फेमस स्पेशल टाइप का क्लोथ देखने को मिलता था, जिसको क्या बुलाया जाता था? जिसको शतका बुलाया जाता था। और ईस्टर्न बंगाल के अंदर एक जगह होती थी वांगा। ये जो वांगा नाम की जगह होती थी, ये फेमस थी कॉटन के लिए, ये फेमस थी अपने सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए। इनफैक्ट डाइंग की एक टेक्निक चलती थी जिसको बोलते हैं डाइंग वत्स। और ये जो डाइंग वत्स हुआ करती थी, ये उस दौर में उरयूर में देखने को मिलती थी और अरिकामेंदु में देखने को मिलती थी। उरयूर किस किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन हाँ, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान बड़ी ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्री हुआ करती थी। उज्जैन जो है वो जाना जाता था वीड मेकिंग सेंटर के तौर पे। उज्जैन बड़ा ही प्रोमिनेंट वीड मेकिंग सेंटर हुआ करता था। शेल इंडस्ट्री देखने को मिलती थी। शेल इंडस्ट्री बड़ी प्रोमिनेंट हुआ करती थी ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। कॉइन मिंटिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट क्राफ्ट हुआ करती थी। गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, लेड के जो कॉइन्स हैं उनको मिंट किया जाता था। इनफैक्ट जो फेक रोमन कॉइन्स हैं उनको भी बनाया जाता था, उनको भी मिंट किया जाता था। मतलब ये जो वेरियस इंडस्ट्रीज हैं इस पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान, ये वेरियस इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही थी। टेराकोटा फिगराइंस जो हैं वो इस फेज के बड़े ही ब्यूटीफुल देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो कुषाण पीरियड के टेराकोटा फिगराइंस हैं और जो सतवाना पीरियड के टेराकोटा फिगराइंस हैं वो अपने आप में बड़े प्रोमिनेंट हैं, वो अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जो टेराकोटा फिगराइंस हैं ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के यालेश्वरम में स्पेशली एक्सकेवेट किए गए हैं। तो टेराकोटा फिगराइंस की भी मैन्युफैक्चरिंग इस फेज के दौरान देखने को मिलती थी। मोटा मोटा अगर बात करें तो इस फेज के दौरान ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो क्राफ्ट है, ये जो कॉमर्स है, वो ट्रिमेंडसली ग्रो कर रहा था। मर्चेंट कम्युनिटीज देखने को मिलती थी और ये जो मर्चेंट कम्युनिटीज देखने को मिलती थी इनकी एसोसिएशंस हुआ करती थी। और जो एसोसिएशंस हुआ करती थी उनको क्या बुलाया जाता था? उनको श्रेणी बुलाया जाता था या फिर उनको गिल्ड्स बुलाया जाता था। मर्चेंट कम्युनिटीज की जो एसोसिएशंस हुआ करती थी उनको क्या बुलाया जाता था? उनको श्रेणी बुलाया जाता था या फिर उनको गिल्ड्स बुलाया जाता था। और ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे इनके हेड को क्या बुलाया जाता था? इनके हेड को श्रेष्ठी बुलाया जाता था। हेड को क्या बुलाया जाता था? हेड को श्रेष्ठी बुलाया जाता था। और जो मोबाइल मर्केंटाइल ग्रुप्स हुआ करते थे, ऐसे मर्चेंट्स के ग्रुप जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते थे, उन ग्रुप्स को क्या बुलाया जाता था? उनको सारथा बुलाया जाता था। जो मोबाइल मर्केंटाइल ग्रुप हुआ करते थे उनको क्या बुलाया जाता था? उनको सारथा बुलाया जाता था। ये जो मोबाइल मर्केंटाइल ग्रुप्स हुआ करते थे या फिर ये कहें कि ये जो कारवा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस हुआ करती थी, ये बेसिकली घूम घूम के इंटर रीजनल ट्रेड्स को कंडक्ट किया करते थे। और ये जो ग्रुप्स हुआ करते थे इनके लीडर को क्या बुलाया जाता था? या फिर ये कहें कि ये जो कॉर्पोरेशंस हुआ करते थे इनके लीडर को क्या बुलाया जाता था? इनके लीडर को सारथा वाहा बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? सारथा वाहा बुलाया जाता था। मर्चेंट कम्युनिटीज जो हैं उनके एसोसिएशंस देखने को मिलते थे। उन एसोसिएशंस को क्या बुलाया जाता था? श्रेणी बुलाया जाता था या फिर गिल्ड्स बुलाया जाता था। और ये जो श्रेणी हुआ करते थे या फिर ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे ये किसके अंडर हुआ करते थे? ये श्रेष्ठी के अंडर हुआ करते थे। जो मोबाइल मर्केंटाइल ग्रुप्स हुआ करते थे उनको सारथा बुलाया जाता था। और इन सारथा के जो लीडर्स हुआ करते थे उनको क्या बुलाया जाता था? उनको सारथा वाहा बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? सारथा वाहा बुलाया जाता था। अच्छा, मर्चेंट्स के अपने एसोसिएशंस हुआ करते थे और जितनी भी वोकेशनल क्राफ्ट्स हुआ करती थी उन वोकेशनल क्राफ्ट्स के भी अपने गिल्ड्स हुआ करते थे, अपने एसोसिएशंस हुआ करते थे। और ये जो वोकेशनल क्राफ्ट्स के गिल्ड्स हुआ करते थे इनके लीडर को क्या बुलाया जाता था? इनके लीडर को जेथका या फिर पामुका बुलाया जाता था। जो वोकेशनल क्राफ्ट्स हुआ करते थे उनके जो गिल्ड्स होते थे, उनके जो एसोसिएशंस होते थे, उन एसोसिएशंस के लीडर्स को क्या बुलाया जाता था? जेथका बुलाया जाता था या पामुका बुलाया जाता था। ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे ये बैंक के तौर पे भी काम करते थे। बैंक के तौर पे काम करते थे, इसका मतलब क्या है कि लोगों से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट क्या करते थे और बदले में जो मर्चेंट्स हुआ करते थे उनको लोन्स दिया करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो गिल्ड्स हैं ये बैंक्स के तौर पर भी सर्व क्या करते थे इन दिस पोस्ट मॉडर्न एज।
सेकेंड सेंचुरी सी में मथुरा के अंदर एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि ये जो गिल्ड्स हैं, इन गिल्ड्स ने बुद्धिस्ट लोगों को और ब्राह्मण्स लोगों को मनी डिपॉजिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करी। इनफैक्ट एक स्मृति है, यज्ञवल्क्य स्मृति। ये जो यज्ञवल्क्य स्मृति है, इसमें बात की गई है अबाउट द क्वालिफिकेशंस एंड पावर्स ऑफ गिल्ड ऑफिसर्स। हर कोई गिल्ड का हेड नहीं बन सकता था, गिल्ड ऑफिसर नहीं बन सकता था। उसके क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसकी पावर्स क्या होनी चाहिए, उसकी बातचीत कहाँ की गई है, उसकी बातचीत यज्ञवल्क्य स्मृति में की गई है। और ये जो गिल्ड ऑफिसर्स हुआ करते थे, इनको जुडिशियल रोल भी दिया जाता था, इसकी भी जानकारी मिलती है। ये जो गिल्ड हेड्स हुआ करते थे, ये राजा के करीबी हुआ करते थे, ये राजा के क्लोज एसोसिएशन में हुआ करते थे। कभी कभी ये जो गिल्ड हेड्स हुआ करते थे, इनको महामतास के तौर पे भी अपॉइंट किया जाता था। एक ऑफिशियल का और मेंशन मिलता है जिसको भंडागरिका बुलाया जाता था। जो भंडागरिका हुआ करता था, वो बेसिकली वो ऑफिशियल होता था जो कि ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता था। गिल्ड्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे, उनका रिकॉर्ड जो ऑफिशियल रखा करता था, उसको क्या बुलाया जाता था, उसको भंडागरिका बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था, भंडागरिका बुलाया जाता था। कुछ गिल्ड्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनको ये पावर थी कि वो अपने कॉइन्स इश्यू कर सकें, वो अपने सील्स को इश्यू कर सकें। और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि गिल्ड्स जो हैं वो बेहद पावरफुल हुआ करते थे। एक कॉइन देखने को मिलता है नेगमा। ये जो नेगमा नाम का कॉइन है, ये तक्षशिला में देखने को मिला है। और ये जो नेगमा नाम का कॉइन है, ये गिल्ड्स ने इश्यू किया था। इसके अलावा एक देखने को मिलता है गदी कनम। ये जो गदी कनम है, ये बेसिकली 2 कॉपर के कॉइन्स हैं जो कि कौशाम्बी में डिस्कवर किए गए हैं। तो नेगमा और गदी कनम, ये दोनों ऐसे कॉइन्स हैं जिनको गिल्ड्स ने इश्यू किया। इन जनरल अगर बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो इस पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान फ्लरिश करेगी, पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान ट्रिमेंडसली ग्रो करेगी, ट्रिमेंडसली इंक्रीज करेगी। देखो, बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये सारी चीजें ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ ली हैं, हमने बातचीत कर ली है। ये तो एक कंपाइलेशन है। इस कंपाइलेशन में मोटा मोटा चीजों को दिमाग में बिठाओ। जैसे इतना कंपैरिजन याद रखो कि प्री मॉडर्न टाइम्स का एक टेक्स्ट है दिगा निकाया, जिसमें सिर्फ 24 क्राफ्ट्स के बारे में बात की गई है। लेकिन महावस्तु जो कि बिलोंग करता है पोस्ट मॉडर्न एज को, उसमें 36 काइंड्स ऑफ वर्कर्स के बारे में बात की गई है। मिलिंद पनाहो में 75 ऑक्यूपेशंस के बारे में बात की गई है। और ये जो 75 ऑक्यूपेशंस हैं, इनमें से 60 क्राफ्ट्स हुआ करते थे। ये जानकारी जितनी भी है, ये क्या दिखाती है कि जो पोस्ट मॉडर्न एज है, इस पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान क्राफ्ट जो है वो ट्रिमेंडसली ग्रो कर रही थी। आयरन वर्क्स जो देखने को मिलते थे वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हुआ करते थे। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, तेलंगाना वाले रीजन में जो एक्सकेवेशंस किए गए हैं, वो एक्सकेवेशंस ये जानकारी देते हैं। बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती थी। एक प्रोमिनेंट, एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हुआ करती थी इस फेज के दौरान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उज्जैन जो है वो प्रोमिनेंट वीड मेकिंग का सेंटर हुआ करता था। शेल इंडस्ट्री देखने को मिलती थी और बड़ी फ्लरिशिंग देखने को मिलती थी ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। कॉइन मिंटिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट हुआ करती थी। ब्यूटीफुल टेराकोटा फिगराइंस की मैन्युफैक्चरिंग भी इस फेज में देखने को मिलती है। जो मर्चेंट कम्युनिटीज हुआ करती थी, उनके एसोसिएशंस हुआ करते थे, और उन एसोसिएशंस को क्या बुलाया जाता था, श्रेणी बुलाया जाता था या गिल्ड्स बुलाया जाता था। ये गिल्ड्स किसके अंडर में हुआ करते थे, श्रेष्ठी के अंडर में हुआ करते थे। जो मोबाइल मर्केंटाइल ग्रुप्स हुआ करते थे, उनको क्या बुलाया जाता था, उनको सारथा बुलाया जाता था। और ये जो सारथा हुआ करते थे, इनके हेड को क्या बुलाया जाता था, सारथा वाहा बुलाया जाता था। मर्चेंट्स के अलावा जो वोकेशनल क्राफ्ट्स हुआ करते थे, उनके भी एसोसिएशंस देखने को मिलते थे, उनके भी गिल्ड्स देखने को मिलते थे। और ये जो वोकेशनल क्राफ्ट्स के एसोसिएशन हुआ करते थे, इनके हेड को क्या बुलाया जाता था, जेतका बुलाया जाता था या पामुका बुलाया जाता था। ये गिल्ड्स हुआ करते थे, ये बैंक्स के तौर पर भी सर्व किया करते थे। जो गिल्ड हेड हुआ करता था वो राजा का करीबी हुआ करता था। एक ऑफिशियल का मेंशन देखने को मिलता है, जिनको क्या बुलाया जाता था, जिनको भंडागरिका बुलाया जाता था। और इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। कुछ गिल्ड्स इतने पावरफुल होते थे कि उनको कॉइन्स इश्यू करने की पावर, उनको सील्स इश्यू करने की भी पावर दी जाती थी। फॉर एग्जांपल, एक नेगमा नाम का कॉइन है,
एक गदी कनम नाम का कॉइन है। ये जो कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स किसने इश्यू किए? ये कॉइन्स गिल्ड्स ने इश्यू किए थे। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, मोटा मोटा हमें ये समझ में आ गया कि ये जो पोस्ट मॉडर्न एज है, इस एज के दौरान, इस पीरियड के दौरान जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है, जो क्राफ्ट है, वो ट्रिमेंडसली ग्रो करेगी, वो ट्रिमेंडसली फ्लरिश करेगी। इस एज के दौरान एंशिएंट इंडिया के अंदर दो मेजर इंटरनल लैंड रूट्स देखने को मिलते थे। कौन कौन से दो मेजर इंटरनल लैंड रूट्स देखने को मिलते थे? एक देखने को मिलता था उत्तर पथ और दूसरा देखने को मिलता था दक्षिण पथ। ये जो उत्तर पथ है, ये कनेक्ट करता था नदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को। नदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता था उत्तर पथ। और ये जो दक्षिण पथ है, ये कनेक्ट करता था पेनिनसुलर इंडिया को वेस्टर्न और नदर्न पार्ट से। ये जो उत्तर पथ है, ये जो दक्षिण पथ है, इसके बारे में इन डिटेल हमने बात की है हमारे आर्ट एंड कल्चर वाले सेशंस में। अगर आपने वो सेशंस देखें तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो वहां पे जाके देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जो उत्तर पथ है, ये जो दक्षिण पथ है, इसके बारे में इन डिटेल पूरी जानकारी वहां पे मिलेगी। एंशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये जो दक्षिण पथ है, ये शुरू होता था कौशाम्बी से। इलाहाबाद के पास में कौशाम्बी नाम की जगह से शुरू होता था दक्षिण पथ। दक्षिण पथ कौशाम्बी से होते हुए उज्जैन तक जाता था, और फिर उज्जैन से भरूच, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था इस फेज के दौरान, भरूच तक जाता था। और फिर ये जो दक्षिण पथ है, ये कनेक्ट करता था प्रतिष्ठान से। प्रतिष्ठान जो कि सतवाहनास की कैपिटल हुआ करती थी। ये जो उत्तर पथ है, ये जो दक्षिण पथ है, ये दोनों ही प्रोमिनेंट ट्रेड रूट्स हुआ करते थे। ये जो दक्षिण पथ है, इस दक्षिण पथ को स्पेशली यूज किया जाएगा फॉर द ट्रेड विद रोम एंड साउथ ईस्ट एशिया। और जो वेस्टर्न कोस्ट पे और ईस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट्स हुआ करते थे, उन पोर्ट्स को सिग्निफिकेंटली यूज किया जाएगा फॉर द ट्रेड विद रोम एंड साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, रोम और साउथ ईस्ट एशिया के साथ में तो फ्लरिशिंग ट्रेड देखने को मिलता ही था। इसके अलावा एविडेंसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो चाइना से इंडिया लाए जाते थे, वो सेंट्रल एशिया से इंडिया लाए जाते थे, और फिर इंडिया से अल्टीमेटली उनको रोम भेजा जाता था, उनको रोमन एम्पायर में ट्रेड किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल सिल्क, जो कि अपने आप में प्रोमिनेंट ट्रेड का आइटम हुआ करता था। इनिशियली क्या होता था कि जो सिल्क है, इसको चाइना से सीधे सीधे खरीदा जाता था और भेजा जाता था रोमन एम्पायर में, ट्रेड किया जाता था रोमन एम्पायर में। लेकिन एक फेज ऐसा आएगा कि ये जो ईरान वाला रीजन है, इस ईरान वाले रीजन को पार्थियंस एनेक्स कर लेंगे, और पार्थियंस जो हैं वो हैवी टैक्सेशन इंपोज करेंगे ट्रेडर्स के ऊपर। तो रास्ता क्या निकाला जाएगा? रास्ता निकाला जाएगा कि अब ये जो सिल्क है, इसको चाइना से खरीदा जाएगा और फिर लाया जाएगा इंडिया, और फिर इंडिया से पोर्ट्स के थ्रू इसको भेजा जाएगा रोमन एम्पायर के अंदर, इसको ट्रेड किया जाएगा रोमन एम्पायर के अंदर। तो एविडेंसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि पहले चाइना से सामान खरीदा गया, फिर इंडिया में लाया गया, और फिर इंडिया से उसको एक्सपोर्ट किया गया टू द रोमन एम्पायर। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म हो गया। देखो, आज का सेशन तो बहुत इजी सेशन है, इसमें नया कुछ नहीं है। जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसका कंपाइलेशन एक तरीके से यहाँ पे दिया गया है, तो इसको बेसिक तौर पर याद रखो। मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि इस सेशन में जो भी चीजें हैं उनके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।